दिल्ली के सटे गाजियाबाद के हिंडे नदी किनारे एक साईं बाबा का मंदिर काफ़ी फेमस है। बात कर रहा हूँ मैं 25 मार्च की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल इसी साईं बाबा के मंदिर में लाल स्कूटी पे एक लड़का और लड़की पहुँचते हैं। जब दोनों मंदिर के परिसर में एंट्री करते हैं, अंदर जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं, जब उनकी नज़रें उस लड़की की तरफ जाती है, सब के सब उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की वाकई में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों पूजा करने के लिए जाते हैं और करीब 10 मिनट के बाद जैसे ही पूजा करके बाहर निकलते हैं, पूरा मंदिर परिसर गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है। गोली चलने की आवाज़ जब वहाँ पे मौजूद लोग सुनते हैं और उनकी नज़रें जब उस तरफ में जाती है, तो देखते हैं कि वहाँ पे 2 डेड बॉडीज पड़ा है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दोनों लड़का और लड़की थे जो मात्र 10 मिनट पहले ही इस मंदिर में एंट्री किए थे। लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। लेकिन ये केस पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था। पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी भी इस पूरे टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित करती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद के हिंडन नदी किनारे साईं बाबा मंदिर में जब इस घटना के अंजाम को दिया जाता है, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर पे 3-3 गोलियां मारी गई है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को .9 mm की कुछ खोखें बरामद होती है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ लोग बताते हैं कि साहब ये दोनों लड़का लड़की एक लाल स्कूटी से इस मंदिर में आए थे, वो स्कूटी बाहर ही खड़ी है। पुलिस जब उन दोनों डेड बॉडीज़ के बारे में वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उनका शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। अब पुलिस इन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए स्कूटी के नंबर से RTO से पता करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम प्रीति कुमारी है। प्रीति जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो इसी गाज़ियाबाद के विजय बिहार की रहने वाली है। प्रीति के पिता का नाम है प्रमोद कुमार। पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी प्रीति के पिता प्रमोद को देती है। इधर प्रमोद को जैसे ही मालूम चलता है, अपने पूरे परिवार के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचता है और जब अपनी बच्ची को मृत अवस्था में देखते हैं, सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। लेकिन प्रमोद जब घटनास्थल पर पहुंचता है तो उस लड़के को भी पहचान लेता है। प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस लड़के का नाम है सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो प्रताप बिहार का रहने वाला है। सुरेंद्र के पिता का नाम है खुशहाल सिंह। जैसे ही प्रमोद सुरेंद्र की शिनाख्त कर लेता है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी सुरेंद्र के पिता खुशहाल सिंह को देती है। घटनास्थल पर सुरेंद्र के पिता भी अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर प्रमोद के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले प्रमोद से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कौन कर सकता है। इस पे प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। अब पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मंदिर के परिसर में जो CCTV लगा था उन्हें जाकर के खंगालती है। तो मालूम चलता है कि मंदिर के परिसर में 8 CCTV कैमरे तो लगे हैं, पर सब के सब खराब था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपराधियों तक पहुंचे कैसे। पुलिस जब इस बारे में सुरेंद्र के पिता खुशहाल सिंह से पूछताछ करती है तो खुशहाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है कल्पना। दरअसल मेरा बेटा इसी प्रताप बिहार में एक शीशे की दुकान कर रखा है। दुकान करने के लिए कल्पना से 2 लाख रुपये कर्ज लिया था, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर पाया। करीब 3 दिन पहले कल्पना मेरे घर पे आई थी पैसे मांगने के लिए। जब उसे पैसे नहीं मिला, मेरे बेटे को कई तरह की धमकियां दे करके गई थी। खुशहाल जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मात्र 2 लाख रुपये के लिए कल्पना 2 लोगों की हत्या कैसे कर सकती है। दरअसल जिस गोली से दोनों की हत्या की गई थी वो गोली .9 mm के पुलिस डिपार्टमेंट में ही इस्तेमाल की जाती है। पुलिस प्रमोद कुमार से कहती है कि अपराधी जो कोई भी होगा, जरूर उसका पुलिस से कोई ना कोई संबंध होगा। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए सुरेंद्र और प्रीति दोनों के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उस डिटेल्स में भी कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई शक जाए।
पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस फिर से प्रमोद को थाने में बुलाती है और प्रमोद से कहती है कि अपने दिमाग पे जोर डालो कि आखिरकार तुम्हारी बेटी की हत्या कर कौन सकता है। तब जाकर के प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम है राकेश कुमार। राकेश जिसकी उम्र है लगभग 50 साल, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में एएसआई है। प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब राकेश अक्सर मेरे घर आते जाते रहता था, लेकिन जब से मेरी बेटी की हत्या हुई है एक बार भी मेरे घर नहीं आया है। हालांकि इस बारे में मैंने उसे बताया भी है। प्रमोद जैसे ही राकेश का नाम लेता है, पुलिस को न जाने क्यों राकेश के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस सोचती है कि दोनों की हत्या जो की गई थी वो गोली .9 mm की थी और इधर राकेश भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में ही था। इसी शक के आधार पर पुलिस अब 28 मार्च को राकेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब राकेश के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि राकेश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद राकेश दोनों की हत्या के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस अब राकेश के बारे में पता लगाने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 30 मार्च को एक खबरी थाने में पहुंचता है और राकेश का लोकेशन पुलिस को बता देता है। पुलिस को जैसे ही राकेश का लोकेशन मिल जाती है, पुलिस 30 मार्च को उस लोकेशन पर जाती है और वहां से राकेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर राकेश से प्रीति और सुरेंद्र की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राकेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राकेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद प्रीति के पिता प्रमोद कुमार को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। प्रमोद के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी सीमा, दूसरी बेटी प्रीति और सबसे छोटी बेटी रेखा। प्रमोद सीमा की शादी कर चुका है। प्रीति जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, तो वहीं पे रेखा अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। लेकिन प्रमोद जब अपनी बड़ी बेटी सीमा की शादी करता है, ठीक उसके 2 साल के बाद अपनी दूसरी बेटी प्रीति की भी शादी करने के लिए कई जगहों पर रिश्तों की तलाश करता है। लेकिन जहाँ भी शादी के लिए बात करता है, प्रीति इस शादी से इनकार कर देती है। इधर प्रीति की बहन की जब शादी हो जाती है, उसके बाद से प्रीति अक्सर अपनी बहन के घर आना जाना शुरू कर देती है। बार बार जब अपनी बहन के घर पे जाती है, वहीं पे एक दिन प्रीति की मुलाकात राकेश कुमार से होती है। ये राकेश कोई और नहीं बल्कि प्रीति के ही जीजा का बहनोई है। राकेश जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके बच्चे भी हैं। राकेश जो उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला है, उसका पूरा परिवार अपने पैतृक गांव में रहते हैं और राकेश दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी करता है। राकेश और प्रीति की जब पहली बार मुलाकात होती है, राकेश जब पहली बार प्रीति की खूबसूरती को देखता है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से राकेश प्रीति का नंबर ले लेता है और फिर दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार प्रीति और राकेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। चूँकि राकेश प्रीति से उम्र में डबल होता है, पर बावजूद इसके प्रीति राकेश को पसंद कर लेती है, क्योंकि राकेश जब भी प्रीति से मिलने के लिए जाता है, उसके तमाम ख्वाहिशों को पूरा करता है। साथ ही साथ उसके घर परिवार वालों को पैसे देकर कई बार मदद करता है। उसके परिवार वालों के इतने काफ़ी पैसे कर्ज में दे देता है कि प्रीति के पिता प्रमोद चाह करके भी वो पैसे वापस नहीं कर पाता है। इस वजह से राकेश अब प्रीति के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। राकेश जब भी प्रीति के घर पे जाता है, उसे अपने साथ लेकर बाहर जाता है और फिर बाहर ही दोनों अपनी हसरतें भी पूरी कर लेते हैं। ये सिलसिला लगभग 5 सालों तक चलता है। तभी 5 सालों के बाद एक दिन प्रीति के जीवन में सुरेंद्र चौहान एंट्री कर जाता है। सुरेंद्र के पिता खुशहाल सिंह जो उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। खुशहाल सिंह के भी टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। अपने बड़े बेटे और दोनों बेटियों की शादी भी कर चुका है। करीब 2 साल पहले सुरेंद्र दिल्ली के इसी प्रताप बिहार में आता है और फिर यहीं पे एक शीशे की दुकान कर लेता है। दुकान जब चल पड़ती है, उसके बाद से सुरेंद्र अपने माता पिता को भी अपने पास ही बुला लेता है। इधर सुरेंद्र और प्रीति के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि सुरेंद्र प्रीति से उम्र में 6 साल छोटा होता है, पर बावजूद इसके प्रीति सुरेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रीति के पास भी अपनी एक मजबूरी होती है। प्रीति कैसे भी करके राकेश कुमार से पीछा छुड़ाना चाहती थी। सुरेंद्र और प्रीति के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, शादी करने का जब फैसला कर लेते हैं, उसके बाद से प्रीति अब
राकेश कुमार का फ़ोन उठाना बंद कर देती है। लेकिन राकेश जब बार बार प्रीति के नंबर पर फ़ोन करना शुरू करता है, प्रीति अपना नंबर ही बदल लेती है। इधर राकेश को समझ में नहीं आता कि आखिरकार प्रीति उसके साथ ऐसा कर क्यों रही है। राकेश को कभी मालूम ही नहीं चलता है कि सुरेंद्र के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा है और दोनों शादी भी करने वाले हैं। 24 मार्च को राकेश की नाइट ड्यूटी होती है। 25 मार्च को सुबह सुबह राकेश अपने दोस्त मिंटू शर्मा के घर पे जाता है, जो शहादरा का रहने वाला है, और फिर मिंटू के ही साथ उसका सेंट्रो कार लेकर प्रीति के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन प्रीति के घर पे जब जाता है तो मालूम चलता है कि प्रीति अपने घर से निकल चुकी है। इसीलिए अब राकेश प्रीति के बारे में पता लगाने के लिए जब वहाँ से निकलता है, उसे मालूम चलता है कि प्रीति साईं बाबा के मंदिर गई है। राकेश साईं बाबा के मंदिर पहुँच जाता है। इधर सुरेंद्र और प्रीति जैसे ही पूजा करके बाहर निकलते हैं, प्रीति की नज़र राकेश कुमार के ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही राकेश कुमार के तरफ देखती है, राकेश उसे अपने तरफ इशारा करता है, लेकिन प्रीति उसे इग्नोर कर देती है। इसीलिए राकेश प्रीति के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती खींचने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर जैसे ही प्रीति का हाथ पकड़ता है, गुस्से में आकर प्रीति अपना हाथ छुड़ा लेती है। पर प्रीति जैसे ही अपना हाथ छुड़ाती है, राकेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से उस हथियार को निकालता है और प्रीति के ऊपर एक पर एक 3 गोलियां चला देता है। इधर गोलियां चलते हुए जब सुरेंद्र देखता है, उसे बचाने के लिए जब जाता है, राकेश सुरेंद्र के ऊपर भी एक पर एक 3 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रीति और सुरेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से राकेश वहां से भाग करके थोड़ी दूर पे अपने दोस्त के गाड़ी में जाता है और वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद से राकेश पुलिस से बचने के लिए 5 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुप करके रहता है। पर जैसे ही 5 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार खबरी उसका लोकेशन लेकर पुलिस को दे देता है। वाकई में राकेश जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राकेश के ही तहरीर पर उसके दोस्त मिंटू को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है संजय कुमार। संजय कुमार जो गांव जटूसाना का रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सोनू महतो। सोनू महतो जो रक्सौल के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। और लास्ट मेरे व्यूअर हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो लुधियाना पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।